नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की सीरीज में हमने इसके पहले बहुत अच्छे से ओजोन परत के विषय में जाना था। ओजोन होती क्या है उसके विषय में जाना था। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है आपका ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि वैश्विक तापमान। सबसे पहले उसका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग में परिचय क्या है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि हुई है। उस वृद्धि के ही कारण है कि समुद्र का जो पानी है वो ऊपर आ रहा है। समुद्र का या सी लेवल जिसे बोलते हैं वो धीरे धीरे अप हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से बाहर जाने वाली ताप अर्थात दीर्घ तरंगे, जिसको कहते हैं दीर्घ तरंगी विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो फिर से सुन लीजिए कि वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव स्वरूप पृथ्वी के दीर्घकालिक औसत तापमान में हुई वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहते हैं। उसके बाद कह रहा है ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से बाहर जाने वाले ताप अर्थात दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, दीर्घ तरंगीय विकिरण। बीपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन अभी इसी साल आया है। 12 फरवरी को पेपर था, उठाकर देख लीजिए। 3 ऑप्शन थे, सौर विकिरण शॉर्ट वेव से, लॉन्ग वेव से और एक दीर्घ वेव से। ये इन्हों से 3 ऑप्शन थे, आपको चूज करना था। तो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से बाहर ताप, वो सीधे सीधे ये बोल रहा था कि तापमान जो पृथ्वी पर ज्यादा होता है वो किसके वजह से होता है। तो ये देख लीजिए लिखा हुआ है, अर्थात दीर्घ तरंगीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं और इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आगे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में ये भी क्वेश्चन वहीं से निकला हुआ था। 2 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आए थे। आप इसको साइंस का समझो और चाहे इन्वायरमेंट का समझो, बीपीएससी में आए हुए थे। ग्रीन हाउस गैस मुख्यतः कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। ठीक। 1880 से 2012 की अवधि के दौरान पृथ्वी के औसत सतही तापमान में 0.85 सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई थी और 1906 से 2005 की अवधि के दौरान 0.74 प्लस माइनस 0.18 सेल्सियस की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई। क्या कह रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, वैश्विक तापमान, उसमें या पृथ्वी की सतह के पास कौन सी जो लेयर है वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि है जो कि वैश्विक जलवायु पैटर्न में परिवर्तन लाने में योगदान देती है। ठीक। वैश्विक तापमान के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण में गैसें भी हो सकती हैं, मानवीय गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधि है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होना है। और कुछ गैसें भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आदि गैसें भी हैं। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव वातावरण में उसकी मात्रा में हुई वृद्धि, वातावरण में उसके रहने की अवधि और उसके द्वारा अवशोषित विकिरण के तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन पर निर्भर करता है। तो इसे सुन लीजिए, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो होता है वो वातावरण में उसकी मात्रा में हुई वृद्धि, कि ग्रीन हाउस गैस में कितनी वृद्धि हुई है, उसके रहने की अवधि कितनी देर तक रहा वो, उसके बाद उनके अवशोषण की जो क्षमता होती है उसमें उनके ऊपर वो निर्भर करता है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन, उद्योगों, मोटर वाहनों, धान के खेतों, पशुओं की चराई, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि से होता है। हालांकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन है, और लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फिर सुन लीजिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन है। आर्गन जो कि 0.93 समथिंग में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कह रहा है ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है।
क्योंकि इनके अणु में एक ही तत्व के दो परमाणु शामिल हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन में O2, फिर एक ही तत्व का परमाणु उनके अणुओं में पाया जाता है, जैसे आर्गन Ar है। ठीक, आगे कह रहा है जब ये वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट मतलब हिलना डुलना, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं आता और ये अवरक्त विकिरण, जिनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, से लाभ लगभग अप्रभावित रहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब ये वाइब्रेट होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं आता और इस अतः ये अवरक्त विकिरण जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो लगभग अप्रभावित रहते हैं। जिन गैसों के अणुओं में अलग अलग तत्वों के दो परमाणु पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वे अवरक्त विकिरण को अवशोषित तो करते हैं लेकिन अपनी विलयता, सॉल्युबिलिटी और अभिक्रियता, रिएक्टिविटी के कारण वातावरण में बहुत कम समय तक ही रहते हैं। ये भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं देते, इसीलिए ग्रीन हाउस गैसों की चर्चा करते वक्त इन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम आगे देख लेते हैं वैश्विक तापमान के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसा कि बताया है, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर पीछे हटने लगेंगे, ठीक है। समुद्री जलस्तर का में वृद्धि, समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो जाएगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, बड़ी चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। ग्लेशियर से कई नदियां निकलती हैं और ग्लेशियर के जल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। यदि ग्लेशियर के पिघलने से दर बढ़ जाएगी तो नदी में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जल की मात्रा बढ़ने से अगल बगल के आस पड़ोस के गांव शहर उसमें समाहित होते चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं वर्षा की मात्रा की बात करते हैं। प्रतिरूप में परिवर्तन, वर्षा होने और बादलों के बनने में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तापमान अगर ना हो तो ये सारी प्रक्रियाएं संभव नहीं है। अतः ताप में वृद्धि के कारण वर्षा प्रतिरूप या पैटर्न भी बदल जाएगा, अर्थात कहीं वर्षा पहले से कम होगी और कहीं पहले से ज्यादा होने लगेगी। वर्षा की अवधि में भी बदलाव आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 50 से 20 ईयर होती है, मीथेन 12 ईयर और नाइट्रस ऑक्साइड होती है 120 ईयर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक है 12 मतलब 12 और 11, एक जो 12 वाली है वो 100 साल और 11 वाली 45 साल और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A 14.6 ईयर और सल्फ्यूरिक हाइड्रोफ्लोराइड जो होता है वो 32 ईयर। ये एवरेज लाइफ टाइम इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में इतने समय तक अपना टाइम एक्सपेंड करती हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है आपका, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बेसिकली कितने ओजोन में पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में। अब इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में चर्चा करते हैं, जो कि पहले भी कर चुके हैं लेकिन फिर से रिवीजन पर्पस से आप कर सकते हैं। काल कारखानों, मोटर गाड़ियों, ताप विद्युत घरों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी वृद्धि हुई है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 25% तक बढ़ गया है। वर्तमान में मानव अपनी गतिविधियों से 6 अरब टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष उत्सर्जित करता है। वर्तमान में जो मानव है उनके द्वारा अपनी गतिविधियों के कारण 6 अरब टन जो है 6 अरब टन से ज्यादा क्या कर रहे हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। पेड़ काट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो जब पेड़ है ही नहीं तो ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तापमान को बढ़ाएगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इनमें से आधी गैसें समुद्र और पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है लेकिन बाकी नहीं की जाती, वही जो मैंने बताया। जबकि शेष वायुमंडल में रह जाती हैं और वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है। मीथेन की बात करें अगर हम लोग, यह मुख्यतः जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। धान के खेतों में कंपोस्ट की बात करें, खाद्य निर्माण से मीथेन गैस बनती है। ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल में इसकी मात्रा प्रतिवर्ष लगभग 1.1% से बढ़ रही है। मीथेन उत्सर्जन गैस उष्मा को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक प्रभावी है। आगे क्या कह रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके विषय में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लेकिन फिर से जान लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन परमाणुओं से बना एक कार्बनिक यौगिक है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक स्तर ऊपरी वायुमंडल में बढ़ती है उसके बाद यह गैस क्लोरीन का उत्सर्जन करती है और क्लोरीन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा देती है।
ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक वरदान है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना कि पराबैंगनी किरणें ही आती हैं पृथ्वी पर, ना कि अवरक्त किरणें आती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है स्टेट एग्जामों में डायरेक्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में 17,500 से 20,000 गुनी अधिक ऊष्मारोधी क्षमता उत्पन्न करती है। और इसी प्रकार देखा जा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक खतरनाक गैस बनती जा रही है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो यह गैस की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें गैस की उत्पत्ति मुख्यतः प्राकृतिक रूप से भूमि में होने वाले सूक्ष्म जीवों की गतिविधि से होती है। उसके बाद कह रहा है कि लकड़ी के जलने से, फसल अवशेषों के नष्ट होने से यह इसका जन्म होता है, और जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी यह उत्पन्न हो सकती है। इस गैस के प्रत्येक अणु की ऊष्मारोधी क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की क्षमता से 250 गुना अधिक है। फिर से सुन लीजिए कि इस गैस के प्रत्येक अणु की ऊष्मारोधी क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की क्षमता से 250 गुना अधिक है। प्रति वर्ष इस गैस का सांद्रण वायुमंडल में 0.25% की दर से बढ़ रहा है। मतलब सांद्रण मतलब कि फैलाव उसका। ठीक, ओजोन O2 की मैंने पहले ही पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने। समताप मंडल में 22 से 35 किलोमीटर पाई जाती है, और बेसिकली 90% तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, और लेकिन 10% ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल की जो ओजोन होती है वो बुरा ओजोन कहलाती है। ठीक है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वहीं दूसरी ओर या वायुमंडल के निचले हिस्से को गर्म रखने के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं तापमान का स्वरूप भारत में क्या है। अगर हम बात करें तो जनवरी के माह का न्यूनतम तापमान 20 से 59 डिग्री सेल्सियस 20.59 डिग्री सेल्सियस की तुलना में जनवरी 2020 में 21.92, जिसको 21.92 21.92 डिग्री सेल्सियस रहा। बेसिकली क्या होता है कि 21 और 92, ये सोच रहे हो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहे हैं। अब बोलना इसलिए पड़ता है हिंदी में भी, इसलिए बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं इंग्लिश में भी, ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो 21.92 सेल्सियस रहा, जो कि औसत से 1.33 सेल्सियस अधिक रहा। इससे पहले जनवरी 1999 में यह सर्वाधिक गर्म साल रहा है, जिसका तापमान 22.13 सेल्सियस रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1901 और 1906, 1938 के जनवरी माह का तापमान भी सामान्य से अधिक रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें 1901 के बाद से जनवरी माह के औसत तापमान में पहली बार 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की विसंगति देखी गई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित जो हिमालयी क्षेत्र है या जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, संपूर्ण उत्तर भारत में इस बार सर्दियां कठोर रही। दिल्ली में दिसंबर माह में शीतकालीन ठंड से उस समय कई रिकॉर्ड तोड़े, जब 17 दिनों तक लगातार तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही गिरा रहा। पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह दिसंबर और जनवरी में ठंड की स्थिति रही। वैश्विक तापमान की बात करें तो NOAA के अनुसार जनवरी 2020 में वैश्विक स्तर, भूमि और महासागर की सतह के तापमान का औसत तापमान 141 वर्षों की समयावधि में सबसे अधिक रहा। मतलब अगर ओवरव्यू की बात करें तो NOAA के अनुसार 141 वर्षों में सबसे ज्यादा तापमान जो है वो 2 जनवरी 2020 में रहा। और 2016 से 2020 केवल ऐसे ही वर्ष रहे हैं जिनका तापमान विचलन 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। जनवरी 2020 में उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में एल नीनो का प्रभाव नहीं होने के बावजूद भी तापमान में विचलन बढ़त जारी रही। ठीक है, NOAA क्या है जो हमने बात की है, नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, US नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 1880 के बाद भूमि और समुद्र की सतह के औसत तापमान में जो परिवर्तन हुआ, उसमें जनवरी 2020 सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लीजिएगा। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक, यही कुछ इसका फुल फॉर्म है।
लेकिन हिंदी में जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, ठीक है, ये है इसका UNFCCC का ये फुल फॉर्म है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद मार्च 1994 को इसे लागू किया गया। ये दो डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी से लेकर स्टेट एग्जामों में भी ये आती हैं, ठीक है। स्टेट एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना बिल्कुल 200% है, 2% मत समझिएगा। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसके विषय में देख लेते हैं। यह समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की संकल्पना को अपनाया गया। 2015 में 30 नवंबर से लेकर दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस मतलब फ्रांस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की और यहीं पर और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस बना था, ठीक है, जो कि भारत के द्वारा और फ्रांस के द्वारा मिलकर के प्रस्तावित किया गया था। और 102वां देश उसका अभी यूएसए बना है। कौन बना है? 102वां देश, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, यूएसए बना है, ठीक है। यूएसए भी इसमें शामिल हुआ। 102 देश इसमें आपको इसको अभी रेक्टिफाई कर चुके हैं। अगर हम आगे बात करें, समाधान और प्रयास की बात करें, भारत का प्रयास क्या रहा है? NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की बात करते हैं। इसका शुभारंभ 2008 में हुआ था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जैसा कि पहले बताया था, दुनिया की सारी चीजें छोड़ दो, वैश्विक तापमान, ओजोन, रामसार साइटें, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। गैसों वाला चैप्टर पूरा का पूरा रट डालिए, एकदम दिमाग में बैठा डालिए, वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में और कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट मिलेंगे। आपको लिंक करना होगा, आपको उनमें से ऑप्शन निकालने पड़ेंगे, तब आप कर पाओगे। जीवन इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं कि सब पका पकाया मिल जाएगा और आप खाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है देखना। आप अगर देखते रहेंगे और आप केवल देख करके 1-2 बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन नजर में अगर आया आपके तो दिख ही जाएगा आपको, लेकिन वो भी कुछ लोगों को नहीं करना होता है। तो 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिक उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उनसे मुकाबला करने के बारे में जागरूक करने के लिए ये लाया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बता चुके हैं आपको पहले से ही। भारत और फ्रांस के 30 नवंबर 2015 को पेरिस में प्रस्तुत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, बहुत लोग इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, तो याद रखिएगा, INDC लिखा हुआ डायरेक्ट दे देता है इंग्लिश में। तो भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जो राष्ट्रीय नेशनल स्तर पर जो भारत के द्वारा ये योगदान निर्धारित किया गया है कि हम वैश्विक तापमान को कम करने के लिए ये योगदान देने वाले हैं, उसके विषय में भारत ने क्या कदम उठाया है? पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई, यह ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार के तौर पर अपने लिए उत्सर्जन के लक्ष्य को निर्धारित करे। कोई बाध्यकारी समझौता नहीं है INDC भारत के लिए, भारत ने खुद के लिए किया है, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है इंडिया नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान क्या होगा, उसके लिए ये लाया गया है। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है? जलवायु नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना वही है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसे कि पहले ही बता दिया है क्या है। अब इसके कार्य योजना में मुख्य 8 चीजें शामिल है, देख लीजिए। राष्ट्रीय सौर मिशन शामिल है, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है, राष्ट्रीय जल मिशन शामिल है, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन है, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन है, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रीय सौर मिशन, बार बार राष्ट्रीय मिशन में नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट पढ़ दे रहा हूं।
राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए एक मिशन, सुविकसित निवास, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मिशन, हरित भारत के लिए मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान हेतु राष्ट्रीय मिशन। इतनी चीजें वहां पर चलाई गई हैं। ठीक है, समाधान और चुनौतियों के विषय अगर हम बात करें तो वैश्विक तापमान और समाधान और चुनौतियों में पेरिस समझौता हुआ, आपको पता है। उसी में ISA आया आपका 2015-30 नवंबर को, भारत और फ्रांस लेकर आया। NAPCC आया भारत ने, उसको भी भारत अपने स्तर पर लेके आया। INDC मैंने जैसे कि बताया वो भी भारत लेके आया, अपने स्तर पर लेके आया। और इन्हीं सारी चीजों की चर्चा यहाँ पर की गई है कि समाधान कैसे हो, वो समाधान के लिए लाए गए थे। चुनौतियां क्या हैं? पेरिस समझौते जैसे कि पर्यावरण समझौते में उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है जो उसकी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ऐच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। तो जो उल्लंघन करते हैं, जो इनका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि पेरिस समझौते में जवाबदेही तय करने व जांच के लिए भी कोई नियामक संस्था नहीं है। अमेरिका के वर्तमान रुख के प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्राप्त होने वाली वित्तीय संसाधनों हरित जलवायु कोष पर असर पड़ेगा और इसकी अनुपस्थिति में समझौते के लक्ष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं इस किसके संदर्भ में बोल रहा हूं? आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब आए थे, वो राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने पेरिस समझौते से अमेरिका का नाम ही वापस ले लिया था कि हम इसमें शामिल ही नहीं होंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है अमेरिका के ऊपर, उनको देना पड़ रहा है और यह पर्यावरण जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उनका ये मानना था। तो वही चीज हुआ और उन्होंने नाम वापस ले लिया। बाद में आपके जो बाइडेन जी आए, उन्होंने फिर से इसमें शामिल होने की इच्छा जताई और फिर से साइन करके इसमें शामिल हुए। तो अभी मामला बैलेंस में है। और क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, ऑब्वियस सी बात है कि विश्व की सबसे सुपर पावरों में से एक है और विश्व की महाशक्तियों में पहला स्थान उसी का आता है। जितनी तो पूरे विश्व की इकोनॉमी होगी उतना तो उसका अकेले का रक्षा बजट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि महाशक्ति नहीं है तो क्या है, अगर वो कॉपरेट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यावरण जैसा इतना बड़ा मुद्दा अकेले पूरे विश्व की बस की बात नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ी चीज है, वो नॉर्मल उसको झेल पाना और उससे पार पाना आसान काम नहीं है। ठीक है, कितना भी पैसा हो जाए उससे बराबर पैसा नहीं है। आज भी जो ट्रेड होते हैं यूएसए डॉलर में ही होते हैं। तो आप सोचिएगा कल का वो यूएसए अगर प्रतिबंध लगा दे अपने डॉलर पे तो किसी भी देश की इकोनॉमी पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अमेरिका के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने अच्छे से बखूबी इसको समझा और फिर से शामिल हो गए हैं। तो वही कह रहे हैं, चुनौतियों में एक चुनौती थी लेकिन इसका समाधान धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई वो बाध्यकारी नहीं है और किसी प्रकार कोई संस्थान का निर्माण नहीं हुआ। तो एक ये अपना ड्राइबैक रहा है पेरिस समझौते का। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून सिद्धांत या समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत, कॉमन बट द डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, CBDR आप लोग पढ़े होंगे। फिर से सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांत यथा समान परंतु विभेदित, समान हो सबके लिए लेकिन विभेदित हो। तुम्हारा मान लीजिए भारत के लिए कोई लक्ष्य 2030 निश्चित किया गया है तो अमेरिका के लिए वही लक्ष्य 2025 होगा। ये विभेद का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप समझ लीजिएगा। तो वही कह रहा है, कॉमन बट द डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, CBDR RC ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में कारगर नजर नहीं आ रहा है। लोग कहे तो दे रहे हैं लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत की बात कहां से आई? इसका अर्थ है कि विकसित देश को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही में विकासशील और विकसित देशों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि विकसित होने की प्रक्रिया में इन देशों ने सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन किया है, जबकि विकासशील देश अभी उस लेवल पर उत्सर्जन नहीं कर पाए हैं। पेरिस समझौते के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए विभेदित उत्तरदायित्व संबंधी क्षमताओं के सिद्धांत का पालन किया गया है। वैश्विक तापमान की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, क्षमता की बात करते हैं, तो किसी गैस के लिए या देश के लिए वैश्विक तापमान क्षमता, गैस लिखा हुआ है मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा मिसप्रिंट होगा, किसी देश के लिए वैश्विक तापमान क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में एक विशेष अवधि आमतौर पर 100 वर्ष पर अवशोषित होने वाली कुल ऊर्जा का मापमान है।
उच्च वैश्विक तापमान वाली गैसें कम वैश्विक तापमान वाली गैसों की तुलना में प्रति पाउंड अधिक ऊर्जा को अवशोषित ऑब्जर्व कर रही हैं और इस प्रकार पृथ्वी को गर्म करने में अधिक योगदान दे रही हैं। मीथेन CH4 उसका फार्मूला होता है 100 साल के समय पैमाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना अधिक वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है। इसी प्रकार से नाइट्रस ऑक्साइड 100 साल के समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का 300 गुना अधिक क्षमता वाला तापमान बढ़ा रही है। इसी प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोरोफ्लोराइड, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी चाहिए कि किसके टर्म में यूज होती है। ओजोन की होती है, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग में होती है, ठीक है। ये गैसें किसके काम में आती हैं, कहाँ पे आती हैं, डिटेल में चर्चा मैंने पहले ही भी की है, यहाँ भी इनका बता दिया है। स्रोतवार वैश्विक उत्सर्जन की बात करें तो ऊर्जा सप्लाई में 26%, उद्योग में 19%, भूमि उपयोग परिवर्तन वानिकी में 17%, कृषि में 14%, परिवहन में 13%, अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का 3% ही उपयोग होता है। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्य समस्या उत्पन्न होगी। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, होने ही वाली है। कुछ दिन बाद पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पानी नहीं रहेगा तो खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और खाद और पानी दोनों नहीं रहेगा तो अब मनुष्य की बर्बादी निश्चित है। साथ ही भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं, भूमि निम्नीकरण का मतलब मरुस्थलीकरण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है ना साथ साथ। तो एशिया और अफ्रीका से पहले ही आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर है। एशिया और अफ्रीका पहले से ही आयातित खाद्य पदार्थों पर निर्भर है, वो पहले से ही आयात कर रहे हैं चीजों को, और ये क्षेत्र तेजी से बढ़ते तापमान के कारण सूखे की चपेट में आ सकते हैं, जिससे और ज्यादा आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में विदेशी करेंसी को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा विदेशी करेंसी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी उतना ही ज्यादा आपके यहाँ ये समझ लीजिए कि इतना उस लेवल पे उत्पादन या विकास तो होगा नहीं, तो बर्बादी ही होगी। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं, मकई जैसी फसलों की पैदावार पहले में गिरावट आ जाएगी। वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से फसलों की पोषक गुणवत्ता में कमी आएगी। उदाहरण के लिए उच्च कार्बन वातावरण के कारण गेहूं की पौष्टिक प्रोटीन में 6 से 13, जस्ते का 4 से 7 और लोहे का 5 से 8% तक की कमी आ सकती है। फैक्ट है, ये आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन ऊपर आने की संभावना 200% है। यूरोप में गर्मी की लहर की वजह से फसल की पैदावार गिर रही है। ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स ये निकालता है, फसलों का एक मूल्यांकन करता है। पहली बात ये जान लीजिएगा, ब्लूमबर्ग एग्रीकल्चर जो है वो फसलों के मूल्यांकन के लिए है, जो मई में एक दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गया है, और सूचांक को अस्थिरता खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता को प्रदर्शित करती है, जो दिखाती है कि खाद्य विश्व भर में खाद्य स्थिरता कितनी स्थिर है और कितनी अस्थिर है। ठीक है, क्या है जलवायु परिवर्तन, आगे है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। आपके लास्ट के 3 स्लाइडें और बची हैं, 37, 38 और 39। इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे, हो सकता है कानून और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दुनिया भर की चीजों पे भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।